हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम आपको फिर से वही चीज रिपीट करेंगे कि किसी भी बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो कैसे डेवलप होता है, प्योर बेंडिंग होता है वो क्या चीज होती है। जैसे कि नाम ही से तुम समझ रहे हो, प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग मतलब केवल वहां पे बेंडिंग ऑपरेशन तुम्हारा दिख रहा होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑपरेशन दिख रहा हो, या कह सकते हो जो बेंडिंग मोमेंट या शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वहां पे क्या हो, कांस्टेंट। I already told you that stresses in beam, bending and shear. यहाँ पे देख सकते हो एक बीम है, इसके एक एंड पे E पॉइंट पे W लोड लग रहा है और D पॉइंट पे W लोड लग रहा है। ठीक, और जब W लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन और W लग रहा है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए रिएक्शन फोर्सेस जो होंगे वो भी डब्ल्यू डब्ल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। ठीक है, as you can see over here, if a specific length of a beam is subjected to a constant bending moment and shear force is zero, then the stresses set up in that length of the beam are known as bending stress. अगर स्पेसिफिक लेंथ किसी भी बीम की एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट और कांस्टेंट शियर स्ट्रेस के अंडर है और स्पेसिफिक लेंथ जीरो है, तो इट मींस कि वहां पे जो सेटअप हुआ स्ट्रेस का, वो स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होगा, वो बेंडिंग स्ट्रेस होगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बीम अंडर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, जो लेंथ बीम की होती है वो अंडर द कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो बीम है वो अंडर प्योर बेंडिंग है। ठीक है, प्योर बेंडिंग का मतलब ये है कि कांस्टेंट बेंडिंग वहां पे होगी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर अ बीम इज सीधी। अब इस बीम पर डब्ल्यू लोड और डब्ल्यू लोड एक एंड पे लग रहा है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए इसके रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। ठीक है, अगर इस बीम का हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करें तो बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट हाउ टू ड्रा द शियर फोर्स डायग्राम or bending moment diagram for any particular type of beam. As you can see over here, a beam is subjected in such a way that a W force is acted at point C in downward direction and same W force is acting at point B in downward direction. ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए W फोर्स और W फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में W फोर्स से W फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W फोर्स से W फोर्स लग रहा है। इट मींस कि 2W फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में और 2W फोर्स नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब शियर फोर्स की बात करें अगर हम, तो पॉइंट सी पर कितना लोड लग रहा है, W। पॉइंट सी पर कितना फोर्स लग रहा है, W। तो ये W न्यूटन जो है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पर शियर फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स लोड पॉइंट सी पर केवल W लग रहा है। शियर फोर्स कितना हो गया, W, और W का डायरेक्शन नीचे है तो इसलिए शियर फोर्स क्या होगी, नेगेटिव। फिर पॉइंट सी से पॉइंट ए के बीच में, मतलब अक्रॉस द स्मॉल ए लेंथ ऑफ द बीम, उसका कोई लोड नहीं लग रहा है, तो लोड नहीं लग रहा है, इसका मतलब शियर फोर्स क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। देन पॉइंट ए पर W लोड फिर से ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर से W लोड ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे इस एंटायर AC लेंथ इसका W लोड जो नीचे के डायरेक्शन में था, तो ऊपर के डायरेक्शन और नीचे के डायरेक्शन में दोनों को W लगेगा, तो ए पॉइंट पे यहाँ पे आके जो हमारा शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। फिर ए और बी के बीच में कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए और बी के बीच में जो शियर फोर्स
डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस पर ही बनेगा, मतलब शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। फिर बी पॉइंट पे डब्ल्यू रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं और लोड जब ऊपर के डायरेक्शन में लगता है तो जो शियर फोर्स है वो प्लस डब्ल्यू होगा, तो बी पॉइंट पे प्लस डब्ल्यू न्यूटन लोड रहेगा। फिर बी से डी की ओर जाओगे तो लोड कांस्टेंट रहेगा, तो शियर फोर्स कांस्टेंट है। जैसे बी पर गए तो तुम्हारा तुरंत शियर फोर्स बी पर 0, तो एक माइनस रीजन मिल गया, एक प्लस रीजन मिल गया शियर। अब बात आती है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ए बी पॉइंट के एंटायर जो है शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू कांस्टेंट है। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है यहाँ पे हमको प्योर बेंडिंग मिलेगा। अब इस डायग्राम में देखो स्ट्रेसेस इन बीम, बेंडिंग एंड शियर। नॉर्मल कंडीशन में एक तुम्हारा कोई बीम है जो कि बिना, ये बिफोर द डिफॉर्मेशन है, इसको कोई डिफॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। इस बीम में कोई एक एक्सिस ऐसी होगी जिस एक्सिस पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और जितना भी इक्वेशन है, जितना भी कोई भी डेरिवेशन बेंडिंग इक्वेशन करोगे वो विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस हमेशा करोगे, ठीक है। तो ये बिफोर द डिफॉर्मेशन बीम का डायग्राम है, ये आफ्टर द डिफॉर्मेशन बीम का डायग्राम है। चाहे कुछ भी हो जाए, आफ्टर डिफॉर्मेशन जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन है बीम का वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए बना रहेगा क्योंकि स्ट्रेन जो है इस केस में हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ये एजम्पशन है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है तुम्हारे। सबसे पहले तो तुमको ये एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि जो डिफॉर्मेशन है वो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट के कारण होती है, ठीक है। और इसमें टॉप फाइबर कंप्रेशन और बॉटम फाइबर टेंशन में होगा, क्योंकि टॉप फाइबर कंप्रेशन में इसलिए होगा क्योंकि लेंथ कम हो जाती है, और बॉटम में टेंशन में इसलिए होता है क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाती है इसकी प्लेन की। न्यूट्रल सरफेस की डेफिनेशन पे पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, न्यूट्रल सरफेस का मतलब है उसकी चेंज में कोई लेंथ में कोई चेंज नहीं होना, ऐसा कोई अगर सरफेस है तो वो न्यूट्रल सरफेस कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रल एक्सिस, line of intersection of neutral surface with the transverse section। न्यूट्रल सरफेस और ट्रांसवर्स सेक्शन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। अभी आगे बताते हैं। ऑल द क्रॉस सेक्शंस रिमेन्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। जितने भी क्रॉस सेक्शन है इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले थी अब ये कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। और जबकि वर्टिकल लाइन हमेशा क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, बट वो रोटेट करेगी। आफ्टर डिफॉर्मेशन ये डायग्राम है, देखो मोमेंट यहाँ पे लग रहा है ना, ये मोमेंट इस तरीके से लग रहा है, तो ये क्या हो गया, बेंड हो जाएगा। और ये हॉगिंग का केस है जहाँ पे स्ट्रेसेस इन बीम्स, बेंडिंग एंड शियर। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है। ये एक प्लेन है जिसमें एक सरफेस है न्यूट्रल सरफेस। इस न्यूट्रल सरफेस पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये एज इट इज बना रहेगा। इसी के रेफरेंस में हम डेरिवेशन करेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इंटरसेक्शन लाइन है इसका न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल एक्सिस का, ठीक है। और ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। एजम्पशन मान सकते हो, एजम्पशन इन सिंपल प्योर बेंडिंग थ्योरी। जो सिंपल बेंडिंग थ्योरी में एजम्पशन होते हैं, पहला एजम्पशन, मटेरियल ऑफ बीम इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस मतलब मटेरियल एक जैसा, आइसोट्रोपिक मतलब सेम कॉम्पोजिशन एंड सेम यंग मॉडुलस इन ऑल डायरेक्शन। यंग मॉडुलस कंप्रेशन और टेंशन में सेम होना चाहिए। ट्रांसवर्स सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब जो एरिया है किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है किसी भी प्लेन का वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग। बीम इनिशियली स्ट्रेट रहती है और ऑल द लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट जो है एक सर्कुलर आर्क के लोकस पे बेंड होते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लार्ज होता है कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
और जो ईच एंड एवरी लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सारी लेयर्स जो होती है प्लेन की वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री होती है, ठीक है। नाउ if you are interested to derive the relationship between the bending stress and radius of curvature, then you can take a segment of the plane and suppose that dx length की हम बात कर रहे हैं जिसको हम प्योर बेंडिंग के लिए डिराइव करेंगे। तो इस dx लेंथ के लिए हम एक ef जो है एक्सिस हम y न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे हम ले लेना है, ठीक है, y डिस्टेंस। अब ये y डिस्टेंस मैटर करता है कि तुम्हारा जो ये वाला जो डायमेंशन है वो कितना बेंड करेगा, ये y ये किस पे डिपेंड करेगा, y की वैल्यू पर। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्मॉल लेंथ बीम का डेल एक्स है या dx है जो कि सिंपल बेंडिंग के अंडर में है, ठीक है। अब जब मोमेंट लगेगा तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा प्लेन है ये कर्व वे में हो जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है अब ये क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर वाले में देख रहे हो लेंथ कम हो रही है तो ये कंप्रेशन में आ जाएगा, नीचे वाले में लेंथ ज्यादा हो रही है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन में आ जाएगा, ठीक? और जब इसकी लेंथ निकालनी होगी तो एंगल इक्वल टू आर अपान रेडियस, तो आर की इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, a डैश c डैश की वैल्यू कैसे मिल जाएगा, एंगल इनटू रेडियस से। ड्यू टू द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लेयर्स, ये सब हम तुमको बता चुके हैं। If you are very interested in the present slide, then you can take the screenshot. You have a few minutes. You have a few seconds. I think you have taken. Now proceed further. यहाँ पे सबसे last point देखो. The amount by which a layer increases or decreases in length. जो layer increase या decrease करता है length में, वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पे, y की वैल्यू पे, y की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कोई लेयर कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान लो जो न्यूट्रल लेयर है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। न्यूट्रल लेयर जो है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। न्यूट्रल लेयर जो है उसका कितना रेडियस है, कैपिटल आर है, क्योंकि बेंड हो गया ना भाई, तो ये आर्क पे आ जाएगा, ठीक, कैपिटल आर रेडियस है। थीटा जो है एंगल सब्जेक्टिव एट ओ बाई ए डैश बी एंड सी डैश डी, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ये थीटा एंगल। वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लेयर क्या है, ई एफ डेल एक्स या डी एक्स, ये ओरिजिनल लेंथ है। और फिगर नंबर बी से जो एन एन डैश की वैल्यू आ जाएगी, एन डैश एन डैश की, वो रेडियस इंटू एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या होता है, आर्क क्या होता है, एंगल अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ से हमको लेंथ मिल गई जो कर्व लेंथ थी। उसके बाद कितना बढ़ा है इसका डिफरेंस से निकाल लो। वाई थीटा जो है ये जो है चेंज इन लेंथ है इसका, ई एफ लेयर का चेंज इन लेंथ है। मतलब ये वाला जो ई एफ है इसकी लेंथ में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, अब ये इसकी लेंथ बढ़ गई है, और वो लेंथ कितनी वैल्यू से बढ़ी है, वो लेंथ वाई थीटा से बढ़ा है, ठीक। क्योंकि चेंज इन लेंथ वाई थीटा है और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, आर थीटा, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा ई एफ में, वाई थीटा अपॉन आर थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। नाउ अकॉर्डिंग टू द लीनियर इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा सिग्मा बाई ई, ठीक है, सिग्मा बाई ई आ जाएगा। तो वाई बाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई ई। तो स्ट्रेन को और क्या लिख सकते हो, वाई बाई आर भी लिख सकते हो, और स्ट्रेन को और क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाई ई भी लिख सकते हो। वाई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बाई ई, तो यहाँ से हमको एक फार्मूला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स में कर लेना, सिग्मा इक्वल टू ई बाई आर इंटू स्मॉल वाई। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो उस y वैल्यू पर डिपेंड करता है जो कि हम न्यूट्रल एक्सिस से ले रहे हैं। नाउ द स्ट्रेसेस इंक्लूडेड इन द लेयर ऑफ द बीम क्रिएट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस। अब भाई जो फोर्स है इनका कुछ ना कुछ मोमेंट होगा,
न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और टोटल मोमेंट जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट किसी भी सेक्शन के लिए वो क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोई पूछे कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन का जिसका प्योर बेंडिंग निकाल लो, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है टोटल मोमेंट ऑफ दोज फोर्सेस अबाउट NA फॉर अ सेक्शन। ये फोर्सेस क्या है, कंप्रेसिव हो सकते हैं या टेंसाइल हो सकते हैं। तो हम एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर इस तरीके से कर लेते हैं। नाउ अब हमको पता है कि फोर्स ऑन द लेयर का फार्मूला क्या है। फोर्स ऑन द लेयर का फार्मूला E/R इंटू वाई इंटू DA। सिग्मा स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला E/R इंटू वाई है, और सिग्मा क्या होता है, F/A होता है। तो F/A को लिख लो E/R इंटू वाई। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/R इंटू वाई इंटू एरिया। तो वही सुन लिखी है, घबराने वाली बात नहीं। तो ये हो गया फोर्स ऑन द लेयर। अब इसकी मोमेंट की वैल्यू निकाल लो। तो इस मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली वाई डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंट आ जाएगा E/R इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी। ठीक। अब टोटल मोमेंट निकालना बेटा, तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, और जब इंटीग्रेट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, M इक्वल टू E/R इंटू आई। ये किसके बराबर हुआ है, अगर सिंप्लीफाई करोगे M/I इक्वल टू E/R, और ऑलरेडी E/R किसके बराबर है, सिग्मा अपान वाई। तो इस तरीके से हम बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन हम डिराइव कर लिए। E/R इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू M अपान आई। E/R इक्वल टू M/I इक्वल टू सिग्मा वाई बाई है। इसको बॉक्स में कर लो। दिस इज द फार्मूला फॉर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है I/Y। आई को यहाँ सिग्मा के बगल में ले जाओ, I/Y आ रही है, I/Y वैल्यू आ रही है। इस I/Y में जब Y मैक्सिमम होता है तो इसको हम Z टर्म देते हैं, Z। इस Z को हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। न्यूट्रल एक्सिस से जब Y की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो बेंडिंग इक्वेशन में जो I/Y आ रहा है, I/Y, उसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब I/Y को तो Z लिखोगे तो बेंडिंग इक्वेशन से M को क्या लिख सकते हो, M को क्या लिख सकते हो, M को हम लिख सकते हैं I/Y इंटू सिग्मा। I/Y इंटू सिग्मा को फर्दर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मैक्स इंटू Z। Thus the moment of resistance offered by the section is maximum when the Z is maximum। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तब मैक्सिमम होगा जब सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी सेक्शन की स्ट्रेंथ को। किसी भी सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उस सेक्शन का, उस बीम का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। नोट डाउन इन कॉपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, एक रेक्टेंगल सेक्शन ले लो फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगल सेक्शन ले लो। रेक्टेंगल सेक्शन का अगर कोई पूछे सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, तो तुम्हें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल सेक्शन के लिए वो d/12 होता है, और जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो d/2 होता है। तो z की वैल्यू I/Y से तुम्हें क्या मिल जाएगा, BD²/6। तो रेक्टेंगल सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला आता है वो BD²/6 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पूछा जा सकता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल प्रोसीड। रेक्टेंगल सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस BD²/6 इफ द बेस इज D एंड द हाइट इज स्मॉल d। तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है BD²/6। रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन के लिए भी इसी तरीके से हम कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू BD³/12 माइनस स्मॉल BD³/12, मैक्सिमम y कितना हो जाएगा d/2। तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू का फॉर्मूला किया है
BD क्यूब कैपिटल BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब अपॉन 60। ये आ गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन के लिए। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। बिफोर to discuss another problems, we will see some section for the value of section modulus. Take the screenshot. इसी तरीके से सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d की पावर 4/64 होता है। मैक्सिमम d/2 होता है, y मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होती है मैक्सिमम y एक्सिस। I/y जब करोगे तो ये आ जाएगा पाई d/32। सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, पाई d/32। नोट इट। सर्कुलर हॉलो सेक्शन के लिए ये पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, देन ये वाला भी। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया। अब सर्कुलर हॉलो सेक्शन में भी तुम आई का फार्मूला चेंज हो जाएगा, वाई मैक्स फ्री रहेगा, दोनों को डिवाइड कर देना आई और वाई को, तुमको जो है जेड मिल जाएगा। ठीक, और जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्या होगा भाई, जेड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और तुम्हारा बीम जो है उतना ही स्ट्रेंथ वाला होगा, मजबूत होगा। ठीक है, take the screenshot of this formula, this problem, and you can see a problem is given over here. एक कैंटिलीवर स्केच है यहाँ पे जिसका लेंथ क्या है 2 मीटर एंड इट फेल्स। अब ये फेल करता है जब इस पर लोड 2 किलो न्यूटन का लगता है एट द फ्री एंड। यहाँ पे अगर सेक्शन ऑफ द बीम 40 × 60 है mm स्क्वायर, तो स्ट्रेस एट द फेल्योर सॉल्यूशन, तो जो स्ट्रेस जिस पे फेल हो गया उस स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ sort of the current problem. As you know, or as you can see, a cantilever section is given over here, and for that cantilever section कह रहा है कि 2 मीटर लेंथ वाला कैंटिलीवर सेक्शन है जिसपे 2 किलो न्यूटन का फोर्स फ्री एंड पे लग रहा है, और तुम्हारा ये कैंटिलीवर क्या कर रहा है, फेल कर जा रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शन क्या है 60 × 40। हिट द स्क्रीनशॉट। After solving this problem, just send the answer sheet on my email ID. This is the solution. Let जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इस पे फेल हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा एक्स है। फार्मूला हमारे पास पता है, ये होता है m का फार्मूला, ये पता है हमको। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, और सेक्शन मॉडुलस BD²/6 होगा यहाँ पे। इसके लिए रेक्टेंगल के लिए BD²/6 वैल्यू रख दो। मोमेंट की वैल्यू लोड इनटू डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से मोमेंट की वैल्यू निकल जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ से तुमको m/z से सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी 166.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कुछ खास किए नहीं है, हम मान लिए हैं कि एक सिग्मा मैक्स है, मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पे तुम्हारा बीम फेल कर रहा है, और क्योंकि आर दिया नहीं है, रिएक्शन दिया नहीं है, तो हम सीधे सीधे बेंडिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू P/R × y। ठीक है, और हमको और भी क्या पता है, एम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला पता है, सिग्मा मैक्स इंटू I/y। तो यहाँ से m की फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, और सेक्शन मॉडुलस का अभी फार्मूला तुम देखिए BD²/6 आया था, BD²/6 आया था रेक्टेंगल में। BD²/6 से सेक्शन मॉडुलस निकाल, मोमेंट W × L 2000
2000 न्यूटन मोमेंट लग रहा है, क्योंकि 2 किलो न्यूटन का लग रहा है ना यहाँ पे 2 किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट करके 2000 हो गया। और डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻³ मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। तो मोमेंट कितना होगा 2 × 10⁻³ एंड अगेन इंटू 10⁻²। क्लॉकवाइज मोमेंट है, पॉजिटिव ले लेना। अब वैल्यू लग लो सिग्मा मैक्स आ जाएगा m/z, मतलब 166.67 न्यूटन पर mm² आ जाएगा। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां पे फेल करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक स्क्वायर बीम है, ये सारे डिटेल दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रॉब्लम की। एक स्क्वायर बीम है 20 × 20 का, और इसकी लेंथ 2 मीटर है, सिंपली सपोर्टेड है, और बीम फेल कर जाता है जिसपे 400 न्यूटन का फोर्स लगता है एट द सेंटर ऑफ द बीम। अब पूछ रहा है कि क्या यूनिफॉर्म यूडीएल होना चाहिए पर मीटर, जिससे कि लेंथ जो है ब्रेक करेगा एक कैंटिलीवर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम जैसे उसी तरीके से सेम मटेरियल के कैंटिलीवर बीम का जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, ठीक है। गिवन डेटा यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, m = सिग्मा मैक्स × z, ये हमको फॉर्मूला पता है। z क्या है, सेक्शन मॉडुलस, रेक्टेंगल के लिए सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला p²/6 होता है, तो यहाँ से हमको सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू पता है। बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला w × l/4 लगा दो, तुमको बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। फिर यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे ये इसमें रख दोगे तो सिग्मा मैक्स मिल जाएगा 150 न्यूटन पर mm²। मैक्सिमम स्ट्रेस बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पे z की वैल्यू रख दोगे तो मैक्सिमम मोमेंट मिल जाएगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर होता ही है ये WL²/2, तो सीधे वैल्यू रख दोगे, बेंडिंग मोमेंट किसके केस में मिल जाएगा, कैंटिलीवर के केस में मिल जाएगा। दोनों वैल्यू पता चल गई, सिंपली सपोर्टेड बीम और बेंडिंग कैंटिलीवर बीम के केस में। ये वाला भी एक क्वेश्चन है, इसमें एक बीम है तुम्हारा, टिम्बर बीम कह रहा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है 8 मीटर का, सिंपली सपोर्टेड है। क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, बट हम देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में तुमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसका एसएफडी बीएमडी अगर ड्रा करना होगा तो बहुत इजीली कर लूँगा। और क्योंकि हमको निकालना क्या है, सूटेबल डायमेंशन ऑफ द सेक्शन निकालना, या तो ये क्वेश्चन रहने दो। ओके, I think this session should be very clear to you, and